अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। आज इस्लामाबाद के सेक्टर G7 में एक टीवी चैनल के दफ्तर के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन को ख्वाजा सराओं ने हमें हमला करके जख्मी कर दिया। रऊफ हसन के चेहरे पर तेजधार आले से वार भी किया गया जिससे वो जख्मी हुए। इस वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ चुकी है। PTI क़यादत ने रऊफ हसन पर हमले की भरपूर मजम्मत की है। सेनेटर शिबली फराज ने वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया। उस पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने उन्हें यकीन दिलाया कि रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा जो है वो दर्ज करवाएं और उस पर ज़रूर कार्रवाई होगी। अब कुछ बात अदालती मामलात की कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 साल के बाद दोबारा से टेरियन वाइट केस में बानी PTI इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत हुई जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। 3 रुकनी बेंच ने बानी PTI की जो इल्ज़ामात लगाए गए थे मुबैना बेटी है टेरियन जेड वाइट को कागजात नामजदगी में छुपाने पर नाअहली दरख्वास्त पर समाअत की। इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोथा ने दलाइल देते हुए कहा कि यह मामला पहले तय हो चुका है, फैसला वेबसाइट पर अपलोड भी हो चुका, लेकिन फिर वेबसाइट से हटाने के बाद प्रेस रिलीज के जरिए दोबारा बेंच बनाया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 2 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस मुतालिक राय दी। इस पर हामिद अली शाह ने कहा कि ये 2 जजेस की राय थी, चीफ जस्टिस के इस फैसले पर दस्तखत नहीं थे, जिस पर चीफ जस्टिस जो जस्टिस ताहिर जहांगीरी हैं उन्होंने रिमार्क्स दिए कि बेंच के 2 मेंबर्स ने कहा कि दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं, खारिज की जाए। 1 मेंबर के दस्तखत ना होने की वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खुद को बेंच से अलग कर लिया था। जस्टिस तारिक ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि आप ये बताएं कि जो दरख्वास्त खारिज हो चुकी है उसमें कैसे रिलीफ दिया जाए। अदालत ने मजीद रिमार्क्स दिए कि बानी PTI की नाअहली के लिए दरख्वास्त पहले ही बेंच खारिज कर चुका है और अक्सरियती फैसला भी आ चुका है। आपको याद दिलाते चलें कि साल 2023 के आगाज पर मोहम्मद साजिद की जानिब से बानी PTI की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया था कि बानी PTI ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए कागजात नामजदगी में अपनी मुबैना बेटी टेरियन वाइट को जाहिर नहीं किया। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया था, लेकिन यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होने वाला जो फैसला था बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से वो जारी नहीं किया गया था, बल्कि बेंच मेंबरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर ने फैसला तहरीर किया था जिसे बाद अज़ा वेबसाइट से हटा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही शायर अहमद फराद की गुमशुदगी से मुतालिक केस की समाअत आज दोबारा हुई जिसमें अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अमान ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि अहमद फराद को 2 दिनों में बाजियाब करा लिया जाएगा, जिस पर अदालत ने अहमद फराद की बाजियाबी के लिए 2 रोज़ का वक्त देते हुए समय तक के लिए मुलतवी कर दी। गुज़श्ता रोज़ इसी मुकदमे की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज की जानिब से कुछ रिमार्क्स सामने आए थे, सख्त रिमार्क्स थे, जिस पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगवा के केस में वज़ीर आज़म और काबीना की अदालत तलबी जज का मैंडेट ही नहीं। हम वजीर आजम को यहाँ पे बिठाएंगे और फिर पूरी काबीना को यहाँ पे बिठाएंगे, ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम करना है। ये सब जुडिस मैटर है। क्या ही अच्छा हो कि जो भी हुक्म हो अदालती ऑर्डर के जरिए पास कर दिया जाए, और ये जो तरीका है कि एक सनसनी खेज जो खबरें हैं वो बाहर निकलें और ज्यादा बेचैनी फैले, ये गैर मुनासिब रहा है हमेशा। दूसरी जानिब आज सेनेट इजलास के दौरान सेनेटर फैसल वाडा ने भी काफी हद तक हुकूमती ख्यालात की तर्जुमानी की और अदलिया पर तनकीद करते हुए कहा कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कायम है। उनके बकौल वो आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं और जो बात भी करते हैं शवाहिद की बुनियाद पर करते हैं। फैसल वाडा के बकौल मुल्क की तारीख में जुल्फिकार अली भुट्टो, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को बेबुनियाद सजाएं दी गई, जबकि एक पार्टी जिसने बराह रास्त जज साहिबान को नाम लेकर निशाना बनाया लेकिन ट्रोलिंग के खौफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। फैसल वाडा के मुताबिक फैसल वाडा ने तहरीक इस्तेकाक भी पेश करने का ऐलान किया। उन्होंने क्या कहा सुनिए। मैं अपनी तौहीन प्रॉक्सी कहने के ऊपर मैं आपके आगे प्रिविलेज मोशन सॉर्ट चीज भेज रहा हूं जिसमें जज अतर मिनल्ला के खिलाफ कार्रवाई आपने करनी है, हाउस ने करनी है, कमेटी ने करनी है। मैं आपके आगे छोड़ता हूं। तफसीली गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और मारूफ लॉयर नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहला सवाल तो ये कि जो हद तक इज्जत बिल 2024 पंजाब में मंजूर किया गया है, सहाफती तंजीमें उसके खिलाफ एहतजाज कर रही हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन उसके खिलाफ एहतजाज कर रही हैं, उसमें उसका जो भी कंटेंट वगैरह है उससे हटकर क्या पीपल्स पार्टी जो है उनसे मशवरा किया गया था कि इस किस्म के बिल जो आते हैं, पहले भी पीका ऑर्डिनेंस वगैरह आया और वो भी फिर सियासी जमातों के खिलाफ ही ज्यादा इस्तेमाल हुआ?
शुक्रिया। देखें जी, लेजिस्लेशन ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने की है। अगर आपका सवाल ये है तो मैं ये सुन पाया हूँ तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने की है, तो हम तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में तो नहीं है। ऑब्वियसली हम बिल्कुल उनके अलायंस में ज़रूर है, उनकी हुकूमत साजी में उनका साथ दिया, लेकिन फैसले तो उनके लेजिस्लेशन के कैबिनेट करती है, तो ये उनकी कैबिनेट का डिसीजन है। और अगर उन्होंने मुशावरत की हो तो फिर हमारे जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं तो वहाँ पे उनसे मुशावरत को की हो, जो मेरे इल्म में नहीं है। ठीक। दूसरा, बुखारी साहब, आज पीटीआई के जो तर्जुमान हैं रऊफ हसन साहब, उन पर आज एक अटैक हुआ, बड़ी उसकी कंडमेशन वगैरह भी हो रही है, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, और हुकूमत ने तो ये कहा है कि जो भी जिम्मेदारान हैं उनको कटहरे में लाया जाएगा। लेकिन ऐसे अटैक सियासी रहनुमाओं पर, उसकी फिर वीडियो भी बन जाती है, वो फिर वायरल भी हो जाती है। पीपल्स पार्टी भी क्या मुतालबा करेगी कि इसकी जल्द अज जल्द तहकीकात होनी चाहिए? देखिए जी, हम तो हमेशा तशद्दुद वाली पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ रहे हैं, और किसी शख्स भी, वो तो उनके ऑफिस बेरर हैं, तशद्दुद तो काबिल कबूल नहीं, बल्कि ये जुर्म के ज़ुमरे में आता है अगर किसी पे तशद्दुद किया जाए। इख्तिलाफ़ात राय रखना तो कोई बुरी बात नहीं है या कोई अनडेमोक्रेटिक नहीं है। इख्तिलाफ़ राय रखना तो हर आदमी का हक बनता है। एक पीटीआई के वो स्पोक्स पर्सन है, उनका एक मौक़िफ़ है, वो पार्टी का मौक़िफ़ लेके आते हैं, आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी तो कभी भी तशद्दुद वाली पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करती। और बिल्कुल जिन्होंने वो तशद्दुद किया है, और पाकिस्तान के जो आइन और कानून और ज़ाब्ते हैं उनके मुताबिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक। बुखारी साहब, आप मारूफ लॉयर भी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 साल बाद दोबारा से जो टेरियन वाइट केस था, उसमें बानी पीटीआई की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसे अदालत ने आज खारिज कर दिया। और ये वो मामला है, 1 साल पहले भी इस पर एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई थी कि 2 जजेस का ओपिनियन था, फिर चीफ जस्टिस जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनका उस पर साइन नहीं था, फिर दावा यह किया गया, वेबसाइट से वो फैसला हटा दिया गया। लेकिन चले, अब जो भी था, अब तो अदालत ने उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। अब पीटीआई के मुखालिफिन का दावा है कि ये देखें ना, बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो पीटीआई को मिलना शुरू हो गया है। लेकिन पीटीआई ये कहती है कि इस केस में पहले भी जान नहीं थी, और ये बनाया ही इसलिए गया था कि इमरान खान को नाअहल किया जाए 2018 के इंतखाबात में। देखिए, गुजारिश ये है कि हर जो स्टेट ऑर्गन है या रियासत का इदारा है, और आइन के मुताबिक उन्होंने काम करना है। ये मैं समझता हूँ कि हम हमेशा यकीन रखते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि अदलिया आज़ाद है और उसे आज़ादाना तौर पे फ़ैसले करने चाहिए। और पहले भी इस फ़ैसले के हवाले से कुछ जजमेंट अनाउंस तो नहीं थी, कुछ उसकी वेबसाइट पे 2 जजेस का ओपिनियन आया, तीसरे ने भी कंफर्म ही नहीं किया या एंडोर्स ही नहीं किया या डिसएग्रीमेंट जो भी था। लेकिन वो जब तक जो जजमेंट, जो भी कोर्ट की जजमेंट हो, जो बेंच वहाँ पे मौजूद होता है, उनका कलेक्टिव जो विजडम है, जो कलेक्टिव डिसीजन है, वो वेबसाइट पे आना चाहिए। ये इंडिविजुअल्स के ओपिनियन आना ये मुनासिब बात नहीं। जजमेंट तो वो है जो एज अ होल बेंच डिलीवर करे। अकेला मेंबर ऑफ अ बेंच का ओपिनियन वेबसाइट पे आना ये कोई मुनासिब बात नहीं थी। इस पर हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को गौर करना चाहिए। आज उन्होंने फ़ैसला किया, एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया और उस बेंच ने फ़ैसला किया। उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, उन्होंने कहा ये मेंटेनेबल ही नहीं है, तो उसकी मेंटेनेबिलिटी पे ही पहले वो डिसीजन आ गया। तो ऑब्वियसली मेंटेनेबिलिटी उसकी के रीज़न्स क्या हैं कि क्यों मेंटेनेबल नहीं है। आया वो ECB में जाना चाहिए था या वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए था, वो रिट जुरिसडिक्शन में नहीं चल सकती थी। ये बहुत सारे हैं जो फ़ैसला है इन पे इन्हिसार करता है। तो जब तक मैं जजमेंट ना पढ़ूँ तो मैं तो डिटेल इस पर डिस्कशन नहीं कर सकता। लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि जो हाई कोर्ट्स हैं उनको जजमेंट्स जो हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड फैक्ट्स देनी चाहिए। अच्छा, इसमें बुखारी साहब कोर्ट ऑफ लॉ से हटकर मोरालिटी का एक सवाल है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये ज़ाती मामलात हैं और ये इस तरह की चीज़ें अदलिया में नहीं आनी चाहिए।
दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है, खुसूसन प्राइम मिनिस्टर और फिर वो किसी पार्टी का सरबराह होता है, उसकी जाती जिंदगी के मामलात भी जो हैं उसमें भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं, ऐसे मामलात जो हैं वो अदलिया में आने चाहिए और अदलिया डिसाइड, क्योंकि मगरिब में तो इसकी हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। देखिए, अपार्ट फ्रॉम मॉरलिटी लीगल इश्यूज भी होते हैं, और अगर लॉ ये कहता है कि जी आपने एक डिक्लेरेशन देना है इलेक्शन कमीशन में और ट्रू और एक्चुअल फैक्ट्स पे वो होगा, अगर वो नहीं देता तो फिर ऑब्वियसली कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। और जो पब्लिक फिगर्स होते हैं बिल्कुल उनका कंडक्ट और उनका करैक्टर जो है वो अबव बोर्ड होना चाहिए। लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनको लीडर मानते हैं, तो उनका एक मिसाली किरदार भी होना चाहिए। अगर इस किस्म के इल्ज़ामात लगने शुरू हो जाएं तो ऑब्वियसली उनकी पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट तो ज़रूर होता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। इसलिए हम समझते हैं कि ये कह देना कि जी ज़ाती ज़िंदगी के बिल्कुल इश्यूज़ हैं, लेकिन वो ज़ाती ज़िंदगी के जो पब्लिक फिगर्स हों, ऑब्वियसली जो किसी को लीडर तस्लीम किया जाता है तो उसका माजी देखा जाता है, उसका कंडक्ट देखा जाता है, उसका करैक्टर देखा जाता है, तो तभी वो उसको लीडर माना जाता है। अगर लीडर्स के इश्यूज़ पे इमोरलिटी इन्वॉल्व हो जाए तो ऑब्वियसली वो तो एग्जामिन हो सकती है। लेकिन ये जो इशू है अपार्ट फ्रॉम लीगल मोरालिटी, ये लीगल इशू था कि आया वो जो डिस्क्लोज़ करना था वो ज़रूरी था कि नहीं था, या उन्होंने उसके इलेक्शन कमीशन के अहकामात जो उनका नॉमिनेशन पेपर है उसको प्रॉपरली उन्होंने सबमिट किया कि नहीं किया, और जो डिटेल्स मांगी गई थी आया वो डिटेल्स उन्होंने दी कि नहीं दी, और आया कोई कंसीलमेंट तो नहीं है। तो ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और फ्रॉम फैक्ट्स टू फैक्ट्स, यू नो। तो इस पर मैं नहीं समझता हूँ कि अगर कल कोई बंदा जो है उस पर एलिगेशन आ जाता है कि वो इमोरल के अलावा इलीगल एक्टिविटीज़ करता है या अन इस्लामिक एक्टिविटीज़ करता है, तो वो उस पर तो क्वेश्चन मार्क आएगा। लेकिन डिटर्मिन कौन करेगा ये अन इस्लामिक थी या नहीं थी, ये तो एक फोरम ही डिसाइड करेगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप को बिल्कुल उनकी जो ज़ात है उसको मॉरली भी और करैक्टर वाइज भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक पर्सनालिटीज़ होती हैं। नैयर हुसैन बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिस जो पंजाब असम्बली से मंजूर होने वाला हद तक इज्जत बिल है 2024, उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी और इंसानी हुकूक कमीशन के चेयरमैन असद इकबाल जान। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब असम्बली से मंजूर होने वाले हद तक इज्जत बिल 2024 के खिलाफ अपोजिशन के साथ साथ सहाफ़ी तंजीमें भी सरापा एहतजाज हैं। गुज़श्ता रोज़ पंजाब असम्बली के इजलास में वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुज्तबा शुजा रहमान ने बिल पेश करते हुए इसे दोबारा सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मुखालफत की। अपोजिशन लीडर अहमद बुचर ने इस बिल को काला कानून करार दिया। अपोजिशन के शोर शराबे में हुकूमत ने कसरत राय से बिल मंजूर कर लिया। Defamation Bill 2024 be passed. Well, the question is that Punjab Defamation Bill 2024 be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it, the bill is passed. हद तक इज्जत बिल के खिलाफ सहाफ़ियों ने भी इजलास का बायकॉट किया और असम्बली के बाहर एहतजाज किया। हुकूमती टीम ने एहतजाजी जो सहाफ़ी थे उनसे मुज़ाकरात किए जो कामयाब नहीं हुए। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान किया। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी के मुताबिक हद तक इज्जत बिल के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा। समझता हूँ कि आज जो उन्होंने शब खून मारा सहाफ़ती बरादरी पर साबका दौर में बड़े बड़े आमिर आए, आज़ादी सहाफ़त पर और आज़ादी इज़हार पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किसी से, वो कोई हुकूमत हो। यही हुकूमत जिसने आज ये काला कानून पास किया, ये हुकूमत जब ऑपोजिशन में होती है तो ये सबसे बड़ी आज़ादी सहाफ़त की चैंपियन है, और आज जब ये ट्रायली बेंचेस में है तो यही वो लोग हैं। याद करें कि 2016 में पीका कानून इन्होंने बनाया था। आज फिर इस्लामाबाद में पीका कवानीन के ऊपर बड़ी
बहस जारी है और वो डंडा भी तैयार है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और काउंसिल ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर्स ने भी हतक इज्जत बिल को मुस्तरद किया। CPNE ने बयान जारी किया कि हतक इज्जत बिल का जो बिल है वो पेश करने से पहले पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने सहाफ़ती तंजीमों का इजलास बुलाया और वादा किया कि यह बिल अगले पीर तक के लिए मौखर करके मजीद बामकसद मुशावरत की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ रोज पहले पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी का इस हवाले से क्या कहनी है? संडे तक जो भी सहाफ़ती तंजीमें, जो भी आम शहरी, जो भी कोई शख्स इसके बारे में पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद जो आपकी तनकीद है वो सराखों पर, हम उसको सुनने के लिए, हम उसमें तस्सीह करने के लिए, हम उसको अमेंड करने के लिए तैयार हैं। इंसानी हकूक कमीशन पाकिस्तान ने हतक इज्जत बिल के मुसव्वदे पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उनके मुताबिक ये बिल आज़ादी इजहार का गला घोंट रहा है। इसी तरह साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने भी इस बिल की मुखालफत की। एक्स पर अपने बयान में उनका ये कहना था कि पंजाब में हतक इज्जत के कानून के बाद टिकटॉकर, सोशल मीडिया, यहाँ तक के व्हाट्सएप मैसेजेस पर भी लोगों के खिलाफ शिकायत और जुर्माना आयद किया जा सकेगा। सहाफ़ी और यूट्यूबर्स भी उसकी जिद में आएंगे। उनके बकौल ट्राइब्यूनल का कंट्रोल भी हुकूमत के पास होगा। ये काला कानून है। तनकीद से खाइफ हुकूमत अब शहरियों और सहाफ़ियों को आड़े हाथों लेगी। आपको बताते चले कि हतक इज्जत बिल का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। बिल के तहत झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हतक इज्जत का केस हो सकेगा। बिल का यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम की जाली खबरों पर भी इतलाक होगा और किसी शख्स की जाती जिंदगी, अवामी मुकाम को नुकसान पहुंचाने वाली खबरों पर भी कार्रवाई होगी। बिल में हतक इज्जत के दावों का फैसला करने के लिए मुतवाज़ी ढांचा तजवीज़ किया गया है। मुकदमात के लिए खुसूसी ट्राइब्यूनल्स कायम होंगे जो 6 माह में फैसला करेंगे। हुकूमत को मौजूदा मातहत अदलिया के मुकाबले में ज़्यादा अलाउंसेस और मराद पर ट्राइब्यूनल के जजों के तकर्रुर का इख्तियार दिया गया है। बिल में तजवीज़ किया गया है कि हतक इज्जत की दरख्वास्त पर मौसूल होने वाले जो ट्राइब्यूनल्स बगैर किसी ट्रायल के फौरी 30 लाख रुपए तक हर्जाने की अदायगी का हुक्म देने के भी मजाज होंगे और जुर्म साबित होने पर 3 करोड़ तक जुर्माना हो सकता है। आईनी ओहदों पर शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम की सूरत में हाई कोर्ट बेंच समाअत करेगा। खवातीन और ख्वाजा सराओं के लिए केस के लिए कानूनी मावनत हुकूमती लीगल टीम देगी। बिल की किन शकों पर एतराज़ किया जा रहा है और उसकी वजूहात क्या हैं, हुकूमत ने सहाफ़ती तंजीमों को एतमाद में लिया या नहीं, तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी और इंसानी हकूक कमीशन पाकिस्तान के चेयरमैन असद इकबाल। असद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। हतक इज्जत बिल 2024 अब आ चुका है और इस पर सहाफ़ी भी सरापे एहतजाज हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान भी सरापे एहतजाज है। आपने बड़े सख्त अल्फाज यूज़ किए हैं कि ये आज़ादी इज़हार राय का गला घोटने के मुतरादिफ है। क्यों, आपको बुनियादी एतराज़ात क्या हैं इस पर? देखिए, बुनियादी इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क में और जिस तरीके से डील किया जा रहा है हमारे सहाफ़ी भाइयों से और इज़हार राय के लिए बातें हैं, उन पर जिस तरह के कदगन लगाए जा रहे हैं, एक खामोश समझने के मार्शल जैसा एक तरीकाकार है जिसमें ना तो सहाफ़ी सही तरीके से बात कर पा रहे हैं और ना सिविल सोसाइटी बात कर पा रही है, क्योंकि सिविल सोसाइटी का जरिया मीडिया ही होता है जिसके जरिए उसने अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचानी होती है। जब सहाफ़ी बेचारे अपनी बड़ी मेहनत से खबर बनाते हैं, खबर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उसके बाद वो नहीं चलाई जाती, वहाँ से इंस्ट्रक्शन आ जाती है कि आपने ये बात नहीं चलानी, नहीं करनी। जब पहले से अब हम ये समझते हैं कि अब ये सारा जो ड्रामा है उसको कानूनी हैसियत देने का एक जरिया है ताकि उस कानूनी जवाज, कानूनी छतरी फराहम कर दी जाए, लोगों का गला घोटने, मीडिया का, लोगों को अपनी बात कहने, बात करने की आज़ादी जो है वो उनसे छीन ली जाए। ये कोई भी सोसाइटी जहाँ पर इस तरह की कदगनें लगाई जाती हैं और कदगनें इम्पोज की जाती हैं, वो सोसाइटियाँ पनप नहीं सकती। ये पता नहीं क्यों इनको, और ख़ास तौर पे इस बिल में जिस तरीके से, जिस जल्दबाजी में ये पास किया गया, क्योंकि हमारा पहले स्टेटमेंट तो ये आया था कि जी ये बिल पास होने जा रहा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इतनी जल्दी दिखाई, उसके 2-3 घंटे के अंदर अंदर उस बिल को असम्बली से पास करवा लिया। तो ये ना उस पर कोई बहस हुई, ना उस पर कोई बात हुई, ना उस पर किसी की राय दूसरी ली गई। तो ये तरीकाकार जो है ना जमहूरी है। असद इकबाल साहब, पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमारे साथ हैं और ये वो सुन भी रही हैं, जवाब उनसे लेंगे, लेकिन
अभी तक जो हुकूमती मौक़िफ़ सामने आया है उसमें ज़्यादातर तो यही कि ये जो फेक न्यूज़ है, ये जो पगड़ियाँ उछाल दी जाती हैं, ठीक है, बिल्कुल सेंसरशिप जो है वो किसी भी फॉर्म में अनएक्सेप्टेबल थी और अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई भी बैठ के कुछ भी कह सकता है, किसी की भी पगड़ी उछाल दे, फेक न्यूज़ आ जाती है। अब मतलब किर्गिज़स्तान में कोई पाकिस्तानी बच्चा हलाक नहीं हुआ, लेकिन चलाया गया कि 4 हलाक हो गए हैं, रेप के केसेस तक का वो किया गया, प्रोपेगेंडा और वो किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये चीज जो है ये तो स्टॉप होनी चाहिए ना? फिर इसके लिए क्या किया जाए? सर मेनली इसकी वजह यही, जब आप लोगों को बात करने की आज़ादी नहीं देंगे, लोगों की सही खबरें टीवी चैनल्स पर या प्रिंट मीडिया पर नहीं आएंगी, तो इस किस्म की अफवाहें फैलेंगी और ऐसे लोगों को मौका मिलेगा कि वो अपने मंजूर मकासद के लिए इसको इस्तेमाल करें। इसका तरीकाकार यही है कि कानूनी तरीके से, देखिए ऑलरेडी इसके लिए अदालतें पहले से मौजूद हैं और हद तक इज्जत के केसेस पहले भी चलते रहते हैं, आते रहते हैं, आप उसको चलाएं। उसके तहत उसका एक नया सेटअप बनाने की अलग से क्या जरूरत पेश आ गई? आखिर उसमें क्या अजाब है? देखिए ये लोग हमेशा, मेरी एक सुन लें और इनको समझ लेनी चाहिए कि हमेशा ये हमारे जो हुकूमतें हैं वो ये समझती हैं कि शायद हमने सारी जिंदगी के लिए रहना है, वो इसी तरह के कवानीन बनाती हैं और बनाती रही हैं, और फिर जब उतर जाती हैं फिर वही कानून इनके खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, फिर ये चीखते हैं भाई अपने बनाए हुए कानून। ये बिल्कुल असद इकबाल साहब, ये एक पॉइंट है। मैं इस डिस्कशन को पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा बुखारी साहिबा के पास लेके जाना चाहता हूँ। अज़मा बुखारी साहिबा, आपने असद इकबाल साहब की पॉइंट ऑफ व्यू सुनी। तकरीबन एक क्रक्स है, जो जर्नलिस्ट तंजीमें एहतजाज कर रही हैं, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एहतजाज कर रही हैं, साथ में मतलब ये कहा गया कि शब खून आपने मारा है ज़ादी राय पे, काला कानून इसे अरशद अंसारी साहब लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं, और वो कह रहे हैं, जो कि असद इकबाल साहब ने कहा कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो इज़हार आज़ादी राय के चैंपियन होते हैं, और जब आप इक्तिदार में आते हैं, पैका आपने 2016 में बनाया और अब ये बना दिया है। अब पूरा फ्लोर आपके पास है। शुक्रिया आदिल। पहले तो मुझे बहुत अफसोस है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के नुमाइंदे के मुंह से उन लोगों के बारे में जो लोगों की पगड़ियां उछालते हैं, जो लोगों पे इल्जामात लगाते हैं, जो लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, उनके हक में दलाइल जो है सुन के मुझे तकलीफ हुई है ये सोच के कि मेरे जो ह्यूमन राइट्स हैं उसकी जो है, जो डिग्निटी ऑफ मैन की बात करता है, उसको कौन देखेगा? क्या आजादी इज़हार राय यही है कि आप जो दिल चाहता है आप बोल दें, बगैर किसी सबूत के आप इल्जाम लगा दें? और ये तो इसको ये काला कानून है उन लोगों के लिए जो इल्जाम लगाते हैं। शुक्रिया, ये काला कानून है। जी, मैं असद साहब आपके पास आ रहा हूँ, असद साहब आपके पास आ रहा हूँ, उज़मा साहिबा को बोलने देते हैं। जी उज़मा, जी ये काला कानून है उन लोगों के लिए जो प्रोपेगेंडा सेल चलाते हैं। ये काला कानून है उन लोगों के लिए जो किसी की भी इज्जत को अपनी जूती की नोक पे रखते हैं। उन लोगों को बिल्कुल इस कानून से डरने की जरूरत है। पहली तो बात यह है कि काश इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल्स देख ली होती कि इसके ऊपर 4 घंटे पंजाब असेंबली के अंदर ऑपोजिशन ने बहस की है, 2.5-3 घंटे सहाफी जो हमारी तमाम तंजीमें हैं उनके साथ बैठकर हमारी डिस्कशन हुई। तमाम तर कोई एक कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट, मैं अरशद अंसारी साहब के साथ अभी तक 3 प्रोग्राम कर चुकी हूँ, कोई एक कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट हमारे पास उस वक्त तक नहीं था। हम हर बात के ऊपर, हर एक शिक के ऊपर जो है वो उनको सेटिस्फाई कर रहे थे। अचानक से एक उज़मा साहिबा, एक मुख्तसर जवाब, एक मुख्तसर सवाल, मुख्तसर आपने कहा कि सहाफियों से आपकी मशावरत हुई है। CPNE ने जो बयान जारी किया है कि जो बिल आपने पेश किया, आपने सहाफती तंजीमों का इजलास बुलाया और वादा किया कि यह बिल अगले पीर तक के लिए मुअख्खर करके मजीद बामकसद मुशावरत की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। हमने उनको बुलाया और हम ओपन माइंड के साथ 2-2.5-3 घंटे बैठे आदिल। हम बहुत सारी क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग कर चुके थे और कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट आया ही नहीं था कि जिसके ऊपर जो है हमें उठ के जाना पड़ता। और ये बात याद रखिए, हुकूमत आखिरी वक्त तक वहां बैठी हुई थी। एक साहब आए थे और वो आकर बारी बारी कमेटी रूम के अंदर से 1-1, 2-2 लोगों को उठा के बाहर ले जाते रहे और बाहर जो गुफ्तगू करते रहे वो हम तक पहुंच गई थी कि छोटो परा होगी कंसल्टेशन, अगले हफ्ते दी करें पेंड करो और फिर देखेंगे। तो वहां पर मामला अब भी जितनी भी डिस्कशन हो रही है, क्या डिस्कशन है कि जी वो अगले हफ्ते तक पेंड नहीं किया,
मुझे किसी एक सिविल सूट है, एक सिंपल सा सिविल सूट है, वो मुतासरा शख्स या औरत जिसकी तस्दीक की जाएगी, जिसकी न्यूड फोटोज डाली जाती हैं, किससे जाके पूछे वो, किस से वो सर्टिफिकेट लेके ये तस्वीरें उसकी नहीं है। असद इकबाल साहब, उनका गिला आपसे ये है कि जिन लोगों की पगड़ियां उछाल दी जाती हैं, जिन लोगों की जिनके खिलाफ हतक आमेज गुफ्तगू होती है, जिन लोगों के माओ बहनों को नहीं छोड़ा जाता सोशल मीडिया पर, तो उस पर क्या, और आप जो भी उनको जवाब देना चाहें। जी देखिए, उसके लिए कवानीन पहले से मौजूद हैं और इनको मजीद बेहतर बनाया जा सकता है, बजाय इस तरह के बिल लाने के। अगर सिविल सोसाइटी के साथ बैठ के, मीडिया के साथ बैठ के इस पर बात की जाती, ये नहीं होता 2-4-5 घंटे में डिस्कशन में या एक दिन की डिस्कशन में आप इसमें रिजल्ट निकाल लें। ये इसके लिए हफ्ता, 10 दिन, 15 महीनों इसमें बहस होती है। जितने भी हमारे मुमालिक हैं, दूसरे यूरोपीय मुमालिक, या जहाँ पर भी इस किस्म के बिल्स पेश किए जाते हैं, तो बाकायदा अखबारात में उनको किया जाता है, शाये किया जाता है, ताकि लोग उस पर अपनी राय दे सकें। ये नहीं होता कि एक दिन में या एक दिन बैठे जी हम मीडिया वालों से बात कर ली तो काम हो गया, या सिविल सोसाइटी के फलां बंदे से बैठ के, ऐसे नहीं है। ये पूरे मुल्क को, पूरे हमारी 24 करोड़ आबादी जो है, 25 करोड़, उसकी आज़ादियों को सलब करने का मसला है। इसलिए इसके ऊपर बड़ी वाज़ तरीके से, वाज़ तौर पर बातचीत होनी चाहिए थी बिल पेश करने से पहले, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोगों को बुलाते और जो अच्छे लोग हैं जो इस पर राय दे सकते थे, उनके साथ मशावरत से फिर इसको पेश किया जाता, तो उसके अंदर ज्यादा बेटरमेंट होती है। जो इस वक्त इसमें चीजें नजर आ रही हैं। अज़मा बुखारी साहबा, अभी भी अगर तो कोई एतराज़ात हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के, बाकी तंजीमों के, सहाफती तंजीमों के, तो आप इसमें तो खैर अमेंडमेंट कर लें, कुछ और भी हो सकता है और इस मामले को निपटा दें। जी बिल्कुल हो सकता है। कोई हम तनकीद बराए तनकीद काला कानून के अलावा अगला जुमला बोले तो सही, मुझे बताएं तो सही कि एक सिविल सूट जो है, एक सिंपल सिविल सूट, देखिए ये जो कह रहे हैं ना कि इस पे सलाह मशवरा नहीं हुआ, इतने सालों की जो 2002 का डेफेमेशन एक्ट है ना, उससे लेकर आज तक ये जितनी डिस्कशन हुई है उसको सामने रखकर ही ये जो है वो कानून बनाया गया। एतराज था कि जी पुलिस का होता है, जेल डाल दिया जाता है, लोगों को उठा लिया जाता है, वो तमाम चीजें इसमें से निकाल दी गई। इसको एक सिंपल सादा सिविल सूट बना दिया गया और ये कहा गया कि जो शख्स इल्जाम लगा रहा है वो उस इल्जाम को साबित कर देगा तो उसको जाहिर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कोई साबित नहीं कर पाएगा तो फिर वो डैमेजेस देगा। इसके अंदर कोई वो जेल नहीं जा रहा, उसको कोई नहीं कह रहा, उसको सिर्फ उसको अपने डैमेजेस देना जो पूरी दुनिया में होते हैं। सवाल ये है कि ये अजीब, मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरी सोसाइटी चाहती क्या है। एक तरफ रोज हम हर एक की पगड़ी उछलते हुए, दूसरे पे इल्जाम लगते हुए, घिनौनी किस्म की हरकत होते हुए हम देख रहे हैं, उसके ऊपर एक तरफ हमें इतराज है, लेकिन उसको ठीक करने की कोशिश नहीं हमें करनी। आपका इतराज ये था डेफेमेशन लॉ के ऊपर या पिका के ऊपर या उसके ऊपर कि ये क्रिमिनल साइड को अट्रैक्ट करता है। हमने उसको क्रिमिनल साइड को जो है अट्रैक्ट करता है, और वो बाय द वे वो फेडरल लेजिस्लेशन है। हमने कंकरेंट लिस्ट के जो चले मेरे पास उज़मा साहबा टाइम मेरे पास कम है। ये HRCP के हेड बैठे हुए हैं असद इकबाल साहब, आप पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, आप कल मिल लें ना, अगर इफ यू आर स्टिल ओपन फॉर सजेशंस तो आप मिल लें और मामले को आगे बढ़ाएं, ऐसे कर लें। कोई एतराज मुझे कोई एतराज नहीं है मिलने पे, लेकिन मेरी सिर्फ दस्ता गुजारिश ये है कि मेरा ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की बात करने की बजाय उस पॉलिटिकल पार्टी के हाथों लोग कितना जलील हो रहे हैं, उसके प्रोपेगेंडा सेल के जरिए लोगों की जिंदगियां कितनी अजीरन हो रही हैं, उसके जो डॉलर कमाने के उनके लोगों को चले मैं उनसे जवाब ले रहा हूं ना, मुझे ब्रेक लेनी है उज़मा साहबा। जी असद इकबाल साहब, क्विक कमेंट, वो कल भी मिलने के लिए तैयार है, मुशावरत के लिए तैयार है। जी असद इकबाल साहब, मुशावरत में अकेले से नहीं, देखिए मसला ये नहीं है कि मैं अकेला जाके कहीं बैठ जाऊं। देखिए इसके लिए ये नहीं, आप अकेला नहीं ना, यू रिप्रेजेंट HRCP, सहाफती तंजीमें भी कर लें, सबको कर लें, कल जाके मिल लें, डिस्कस कर लें। ये कल ही HRCP को इन्विटेशन भेज देंगे जी, हम इससे बात करना चाहते हैं, इसमें जो भी चेंजिंग या जो भी चीजें कानूनी सर उन्होंने लाइव इन्विटेशन आपको दे दिए। चले वो इन्विटेशन भी आपको दे देंगे। उज़मा बुखारी साहिबा, असद इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत ने निगरान दौरे हुकूमत में इजाफी गंदम दरामद करने के स्कैंडल में खबर यह है कि जिम्मेदारों का तयन कर लिया है और इजाफी गंदम दरामद करने के स्कैंडल में वजारत जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है उसके
4 अफसरान को जिम्मेदार करार देते हुए उन्हें मुअत्तल करने की रिकमेंडेशन दी गई है। डॉन न्यूज के मुताबिक जिम्मेदारान में साबिक विफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ, साबिक डायरेक्टर जनरल प्लांट प्रोटेक्शन AD आबिद और फूड सिक्योरिटी कमिश्नर डॉक्टर वसीम शामिल हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर निगरान दौरे हुकूमत के किसी भी अहम जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई, लेकिन विफाकी वजारत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 ऑफिसर्स को मुअत्तल करने की मंजूरी भी दी गई है। साबिक विफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई, जबकि साबिक DG प्लांट जो प्रोटेक्शन AD हैं आबिद, फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम और डायरेक्टर सुहेल को भी मुअत्तल करने की मंजूरी दी गई है। इन ऑफिसर्स को नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का जिम्मेदार करार दिया गया है। 1 माह से ज्यादा अरसे की तहकीकात में निगरान दौरे हुकूमत के किसी भी जिम्मेदार को तलब नहीं किया गया। निगरान दौर में गंदम दरामद करने की इजाजत किसने दी, मिकदार का तयन करने की जिम्मेदारी किसकी थी, निगरान हुकूमत ने जरूरत से ज्यादा गंदम दरामद करने के बाद नई मुंतखब हुकूमत को इससे मुतालिक आगाह क्यों नहीं किया। इन सवालों का जवाब अभी तक जो है वो बताया ये गया है कि नहीं मिल सका है। वाज़ेह रहे कि मुल्क में गंदम के वाफिर ज़खायर मौजूद होने के बावजूद निगरान गवर्नमेंट के दौर में बड़े पैमाने पर गंदम की दरामद के इंकशाफात सामने आए थे। ये बात भी सामने आई थी कि मौजूदा हुकूमत की मुद्दत में भी गंदम की दरामद का वो वाला जो सिलसिला शुरू हुआ था वो भी जारी रहा, जिसके बाद सरप्लस गंदम इंपोर्ट से मुल्क में गंदम की मार्केट क्रैश हुई, जिससे किसानों को गंदम सस्ते दामों फरोख्त करना मजबूरी में पड़ी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फरवरी 2024 के बाद गंदम की दरामद जारी रखने पर तहकीकात का हुक्म देते हुए गंदम दरामद जारी रखने और LCs को खोलने के जिम्मेदारों की तयन की हिदायत करते हुए 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन बाद में कमेटी के TORs में इजाफा किया गया था। अब बात इस पर तफसीली करेंगे। डॉन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। सनाउल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। तो ये रिपोर्ट तो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन आपके पास इसकी क्या तफसीलात हैं? देखें, मेरे पास जो इसका पहला नोटिफिकेशन है 4 रुकनी कमेटी का, इसमें प्राइम मिनिस्टर ने एक तो 1 पॉइंट TOR था, दूसरा उन्होंने 4 दिन दिए थे। अच्छा। और क्योंकि उस वक्त काफ़ी हंगामा था और ये अनाउंसमेंट भी हुई, लेकिन ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था, ये पब्लिक नहीं किया गया। 4 दिन, और ये मई के पहले हफ्ते में थी। आज अच्छा। 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, ना वो 4 दिन पूरे हुए हैं, ना मज़ीद फिर किसी ने नहीं बताया। एक दिन पार्लियामेंट हाउस में जो कमेटी के हेड हैं, हमने उनको पकड़ा तो उन्होंने कहा जी उसके TOR बढ़ चुके हैं। अब उसके बाद भी 15-16 दिन हो गए हैं, कोई वज़ीर, कोई ऑफिशियल, खुद कैबिनेट सेक्रेटरी किसी से कोई बात नहीं करते इस बारे में। और जो हमने जब फिर आज 1-2 रोज़ से जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उसमें पता चला कि एक सेफ वे दिया गया है पूरी निगरान सेटअप को, और उसमें एक लफ्ज़ जो हमें ज़राए ने बताया है कि गुड फेथ में ये इंपोर्ट की गई है। अच्छा। उसमें वो वर्ड यूज़ किया गया है। और जो एक निचला स्टाफ था, क्योंकि ये तो पूरा पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं इंपोर्ट के, और आपके पास फिगर भी थे कि गंदम इतनी पैदा होगी, और आज नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने बता भी दिया है अच्छा कि मुल्क में अगर थोड़ी बहुत जो ग्रोथ हुई है 1 साल नेगेटिव रहने के बाद, आज जो 2.38 हुई है, उसमें मेन फैक्टर गंदम की पैदावार है जो 28 मिलियन टन से बढ़ के तकरीबन 32 मिलियन टन हुई है। ठीक है। तो उसके बावजूद भी इंपोर्ट हुई है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फरवरी से लेकर अप्रैल तक 7.5 लाख टन मैट्रिक टन गंदम इंपोर्ट हुई है। अच्छा। जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बन चुके थे 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, और राना तनवीर वजीर थे, तो उसका जिम्मेदार कौन है? और इन्वेस्टिगेशन भी उसी की हुई है। यानी उसके बाद भी गंदम जो है वो इंपोर्ट हुई। अच्छा, आपने एक वर्ड यूज किया कि आपके जो मालूमात हैं, जो आपने इन्वेस्टिगेशन किए, सोर्स आपको बता रहे गुड फेथ में ये डिसीजन। जी जी। तो गुड फेथ में हुआ तो फिर 4 लोगों को क्यों मुअत्तल करने का फैसला? नहीं, वो उसमें कहते हैं कि इनका एक जो है जो जिम्मेदारी थी कि इन्होंने स्टॉक्स के बारे में बताना था, रिकमेंडेशन इनकी तरफ से आनी थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है और गवर्नेंस सिस्टम है, उसमें जब मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कोई डायरेक्टिव देता है तो उस पर नीचे से ये एक आम रवैया है पूरी आपकी ब्यूरोक्रेसी में, फिर वो उसको फॉलो करते हैं, फुटप्रिंट पे चलते हैं, अपनी तरफ से कोई राय नहीं देते, और वो पूरा उसका हिस्सा बन जाते हैं। अगर वो कोई राय दे दें उसके अगेंस्ट, तो अगले दिन उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, OSD बना दिया जाता है या कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये रूटीन में होता है हमेशा। ये रिपोर्ट कितने टाइम में सामने आने, इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद? सर, ये रिपोर्ट तो मेरे ख्याल में तैयार हो चुकी है और शायद प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस भी हो चुकी है, और उसी की वजह से ये 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। लेकिन असूलन ये है कि ये पब्लिक को, किसानों को बताना चाहिए था
अपोजिशन को बताना चाहिए था कि ये हमने इंक्वायरी कराई है, ये वजूहात थी। इन्होंने रिकमेंडेशन दी, इतनी प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दी, इतनी G2G मंगाई गई और इसमें यह डिसीजन गलत था, सही था, कौन इन्वॉल्व थे, कौन इसके पीछे थे, किन्होंने पैसा कमाया। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है ना वीट की, वो 52 रुपये किलो है। और पाकिस्तानी कौम जो है, ख़ासकर जो शहरी लोग हैं, उन्होंने पिछले 2 साल 180 रुपये में आटा ख़रीदा है, आपको पता ही है। इस वक्त 140 पे आया हुआ है। तो 2 इसके फैक्टर हैं। एक तो जहाँ पे आप कहते हैं कि पंजाब हुकूमत गंदम नहीं ख़रीद रही, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमेशा ख़रीदती थी 50 लाख टन, 45 लाख टन। दूसरा फैक्टर ये है कि इस कौम ने 180 रुपये, जबकि आटा इंडिया में 22 रुपये किलो है आज भी ना, और अगर उसको आप पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट भी कर लें तो 60 रुपये बनता है। भाई इस कौम का क्या कसूर है जो कि पिछले 2 साल से 180 रुपये आटा खरीद रही है और 30 रुपए की रोटी खा रहे हैं लोग, 15-15 की कहीं नहीं है। रोटी का ये हिसाब है, अपनी मर्जी से लोग करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है, सारा सिस्टम ही आपका जो है करप्ट हुआ है, पूरा निज़ाम, उसमें चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, जो बिजनेसमैन है, जो कार्टेल बने हुए हैं, जिन्होंने ये सारी इंपोर्ट की है। और आप देखें इंटरनेशनल मार्केट से 52 रुपये ले रहे हैं और यहाँ इसलिए इंपोर्ट हो रही है और इजाज़त दी जा रही है कि यहाँ पे दुनिया में सबसे महंगी है इस वक्त। पूरी दुनिया में 52 रुपये रेट है इंटरनेशनल प्राइस जो है। और आप यहाँ पे गंदम इस वक्त भी किसान से भी जो खुद कुछ ख़रीद रहे हैं, पास्को ख़रीद रहा है या सिंध ख़रीद रहा है या केपी, वो 4000 रुपये, 100 रुपये पर केजी ख़रीद रहा है। तो आप इससे फ़र्क कर लें कि आज भी अगर पाकिस्तान में गंदम इंपोर्ट की जाए तो वो बिलियंस का उसमें प्रॉफिट होगा। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान। नाज़रीन, इसमें टेक अवे तो एट टी है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को चाहिए कि ये रिपोर्ट जिस तरह से बता रहे हैं हमारे चीफ रिपोर्टर कंप्लीट हो चुकी है, तो उसे मंजर आम पर आना भी चाहिए और कम से कम ये इंश्योर करवा दें कि ये जो गंदम स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, पेट्रोलियम स्कैंडल हर 2-2.5 साल के बाद होता है, उस पर अब फुल स्टॉप लगना चाहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। ईरान के मरहूम सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर ईरान के आयतुल्लाह खामनेई ईरान में नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। उसके बाद इब्राहिम रईसी की मैयत को जुमेरात की सुबह जनूबी सूबे खुरासा पहुँचाया जाएगा और बाद अज़ा उनके आबाई शहर मशहद ले जाया जाएगा, जहाँ उनकी जुमेरात को तदफीन की जाएगी। ईरानी सदर की तदफीन में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल तेहरान जाएंगे। आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ, उसमें इब्राहिम रईसी की रहलत पर ताज़ियती करारदाद मंजूर की गई, जबकि पाकिस्तान में आज यौम शौक भी बनाया गया और सरकारी इमारत पर कौमी परचम सरनिगू रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान ने कौंसिल के मौजूदा सदर मोज़म्बिक के सफ़ीर पेड्रो कोमिसार की दरख्वास्त पर इब्राहिम रईसी की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। ईरान के सुप्रीम कमांडर ने मुल्क में 5 रोज़ा शौक का ऐलान किया, जबकि मोहम्मद मुखबर को ईरान का उबूरी सरबरा बना दिया गया, जिनकी ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में पार्लियामेंट के स्पीकर और अदलिया के सरबराहान ने ईरान में सदारती इंतखाबात 28 जून को कराए जाने का ऐलान कर दिया है। सदारती उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन 30 मई से 3 जून तक होगी, जबकि सदारती इंतखाबात की मुहिम 12 से 27 जून तक चलाई जाएगी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के महर के मुताबिक चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकिरी के हुक्म पर हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। तहकीकाती कमेटी में तफ्तीशी माहिरीन के अलावा इंजीनियर्स और फौजी एहलकार भी शामिल हैं और इस टीम के सरबरा ब्रिगेडियर अली अब्दुल्ला को टीम के हमरा जाए वकुआ पर रवाना कर दिया गया है। तहकीकात के लिए ज़रूरत पड़ने पर गैर मुल्की एक्सपर्ट्स को भी तलब किया जा सकता है। आपको बताते चलें कि अमरीका के बकौल ईरान इस हादसे का खुद जिम्मेदार है। सदर की सफरी सहूलियात के लिए ख़राब मौसम में 45 बरस पुराना हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल संगीन गलती थी। दूसरी जानिब साबिक ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ का यह कहना है कि हेलीकॉप्टर हादसे की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है, जिसने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद ईरान को तैयारों और हवाबाजी के स्पेयर पार्ट्स की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर रखी है। नई बनने वाली ईरानी हुकूमत को जहां माशी चैलेंजेस समेत दाखिली मसाइल का भी सामना होगा, वहीं बैरूनी महाज पर तेहरान इसराइल के खिलाफ एक गैर एलानिया जंग में है और ईरान के खित्ते और जोग्राफियाई सियासी असर रसूख की वजह से ईरान में इक़्तिदार की मुंतकली को दुनिया और खित्ते के ममालिक करीब से देखेंगे। दूसरी जानिब मशरक़ वस्ता इस वक्त एक ख़तरनाक और मुतज़लज़िल सूरत हाल से दो चार है, जिसकी बुनियादी वजह गज़ा में इसराइल का वहशियाना जबर है।
और यही वजह है कि अब सब नजरें उस जानिब हैं कि अगले ईरानी सदर और इस्लामी जमहूरिया ईरान की इस्टेब्लिशमेंट इसराइल की मुसलसल इश्तियाल अंगेजी का किस अंदाज में मुकाबला करेंगी। दूसरी जानिब मरहूम इब्राहिम रईसी सऊदी अरब से ताल्लुकात की उनकी बहाली का एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दे चुके थे। उसके साथ साथ चीन ईरान ताल्लुकात भी माजी से कहीं ज़्यादा बेहतर मोड़ पर हैं। इसी तरह ईरान के रशिया से ताल्लुकात भी एक बेहतरीन मोड़ पर हैं। साथ ही इब्राहिम रईसी का गुज़श्ता माह होने वाला दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान एक संगमील की हैसियत रखता है। नई हुकूमत इस पॉलिसी को किस तरह आगे चलाएगी, दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजीद बेहतर बना सकती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के प्रोग्राम पर नाज़रीन आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।